मुझे लगभग 25 साल से ज़्यादा हो गया है प्रैक्टिस करते करते। हर साइंस के कुछ फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों को देख ले। कुंडली है क्या, उसके पीछे की क्या साइंस है, कि कई लोग अपने हिसाब से ज्योतिष चला रहे हैं। ये गलती कोई भी करे ना। शनि देव है तो मकर और कुंभ उनकी राशियां हो गई। बहुत अच्छा योग है, लेकिन योग के बाद भी फल नहीं मिल रहा है। शनिदेव डोंट लाइक शॉर्टकट। रिश्ता आया तो बातचीत नहीं हो पाई। मेरी मैरिज कब हो सकती है? लव मैरिज हो नहीं पा रही है। हर घर का एक स्वामी होता है। राहु तभी अच्छे होंगे जब आपके केतु अच्छे होंगे। राम राम दोस्तों, मैं भव्य द्विवेदी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध धर्म गुरु ज्योतिषाचार्य राजीव शुक्ला जी। आइए उनसे मिलते हैं और आज कहते हैं कुछ चटपटी बातें। राम राम गुरु जी। राम 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 राम। गुरु जी, इस बार मैंने सोचा था जब आपसे मिलूंगी तो मैं जानूंगी आपके ज्योतिष चार्ट कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम नॉर्मल पर्सन भी जानना चाहते हैं अपने चार्ट के बारे में। हमें इतना भरोसा होता है अपने ज्योतिष पे कि वो बोल दिया है कि तुम्हारे पास पैसा आने वाला है, तुम्हारी शादी होने वाली है और बहुत सी चीजें। तो हमारे अंदर जिज्ञासा आती है, अच्छा आखिर उसने से देखा क्या है। वैसे तो हम उसमें ज्ञानी नहीं बन सकते हैं, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल जो हमारे अंदर जो एक छोटी सी जिज्ञासा होती है चीज़ों को जानने की, उसमें ये आता है कि हम अपना चार्ट कैसे पढ़ें। तो आप हमें आज इस बातचीत के दौरान जरा डिटेल में बताइए कि ये चार्ट पढ़ने का जो सिलसिला है, अगर एक नॉर्मल पर्सन करना चाहे तो कैसे कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और समसामयिक विषयों के हिसाब से ज्योतिष भी आजकल पहले तो ज्योतिष को ये माना जाता था कि कोई ऐसी साइंस है, ये ऐसी क्या चीज़ है, इसके बारे में क्या है, केवल ऋषि मुनियों को ही मालूम है, आम आदमी को नहीं। लेकिन जब ये शास्त्र उतरा, लोगों के जीवन में उतरा, और विगत मैं तो ये कहूँगा कि पिछले कुछ सालों से, वैसे तो मुझे लगभग 25 साल से ज़्यादा हो गया है प्रैक्टिस करते करते, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ पिछले 10 साल से जो लोग पहले ज्योतिष शास्त्र को नहीं भी समझते थे, उसका महत्व नहीं समझते थे, वो भी उस महत्व को अब थोड़ा बहुत समझने लगे हैं। और उसी जिज्ञासा के क्रम में, जैसा आप कह रही हैं, वैसे कई लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी आप ये जो बता रहे हैं इसके पीछे का कैसे क्या है सिस्टम, मुझे बता दीजिए कुछ, मुझे इसको सीखना। और केवल ऐसे ही नहीं, जिज्ञासु ही नहीं, कई ऐसे लोग जो बड़े बड़े पदों पे रह चुके हैं, या कई लोग ऐसे समाज के हैं, सब में अक्रॉस द स्ट्रेटा एक जिज्ञासा आ रही है कि इसको कैसे जाने। सबसे पहले तो ये आ रही है जिज्ञासा इस साइंस को समझने की। अच्छा, ज्योतिष का जैसे मतलब होता है ज्योत धन ईश, यानी ईश्वर की ज्योति। ये किसी कुछ लोगों की बपौती नहीं है, ये कोई भी समझ सकता है। जरा अध्ययन कर ले, उस चीज़ को देख के समझ ले। हर साइंस के कुछ फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों को देख ले और उसके हिसाब से उनको करता रहे, प्रैक्टिस करता रहे। अब जैसे डॉक्टर है, आपको बनना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने डॉक्टरी पढ़ ली और एक ही दिन में डॉक्टर बन जाएंगे और इलाज करने लग जाएंगे। ज्योतिष अपने लिए सबसे पहले जो भी ज्योतिष बनने की या ज्योतिष को जानने की प्रक्रिया होती है, वो कहाँ से शुरू होती है? स्वाभाविक रूप से हमारी कुंडली क्या कह रही है, हमारा चार्ट कह रहा है। अच्छा, उससे पहले तो कुंडली है क्या, ये जो चार्ट एक शब्द आपने बोला, वो चार्ट है क्या, उसके पीछे की क्या साइंस है, ये सब जानने के लिए लोग थोड़ा आजकल मैं देख रहा हूँ विशेष रूप से उत्साह है, और ये होना भी चाहिए। और मैं सबसे पहले एक बात और भी बताऊंगा इसमें कि ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत रॉकेट साइंस है। साइंस तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर एक बार हमारे ऋषि मुनियों की ऐसी कृपा है कि एक बार स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस चीज़ को समझने लगे, तो आप बड़े इंटरेस्ट फील करेंगे। आपको लगेगा, अरे इस चीज़ को मैं तो ये तो बड़ा चमत्कार समझती थी, ये तो चीज़ अगर मैंने इन फार्मूलों को ऋषि मुनियों द्वारा दिए हुए, शास्त्रों द्वारा दिए हुए प्रमाणित जो फार्मूले हैं, ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ भी कर दिया। इसमें एक सबसे बड़ी जो आजकल जो समस्या आ रही है, वो लोग इसलिए नहीं समझ पा रहे इस बात को कि कई लोग अपने हिसाब से ज्योतिष चला रहे हैं। नहीं, ये गलत है। शास्त्र, हाँ, वो कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी, वो उसका शास्त्र का प्रामाणिक बेस, अगर जैसे मान लो कुछ भी बताएं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, अगर गलत सही जो भी कुछ बता रहे हैं उसका एक प्रामाणिक बेस भी जरूर बताएं कि ये मैं जो कह रहा हूँ इसका प्रामाणिक बेस ये शास्त्र है। चाहे बृहद पराशर ले लें, चाहे बृहद जातक ले लें, वो कई किताबें हैं, उसका एक प्रामाणिक बेस बताएं तो अपनी बात को आगे रखें। तो ये जानने के लिए थोड़ा सा आपको जैसे कहते हैं ना, कुछ और डीप में जाना पड़ेगा। मैं मतलब
मेरा भी एक इंसिडेंट रहता है कि मुझे बड़ा पसंद है ज्योतिष का। मैं भी अपने इंस्टा पे काफ़ी चीज़ों को फॉलो करके रखी हूँ, टेरो कार्ड पर ये चीज़ वो चीज़ सब चीज़ें मैंने देखा है, मतलब उसको करती रहती हूँ। तो एक दिन ऐसा आया कि मैं अपना चार्ट खोल के, पहले तो मैं बड़ी कंफ्यूज हुई क्योंकि चार्ट में 1 2 3 4 5 6 घर कुछ और लिखा है। फिर मैंने कहीं और देखा किसी के में दूसरा 1 2 3 4, तो मैं बड़ा परेशान होती थी कि मेरे कौन सा घर कौन सा है। तो मैंने एक दिन अपने गूगल पे डाल दिया 7वें घर का क्या मतलब होता है, 9वें घर का क्या मतलब होता है, 12वें घर का क्या मतलब होता है, और मैं अपना जो करियर होता है तो आज उससे मैं खुश भी होती थी। और कभी कुछ गलत दिखा दिया तो लगता था कि इतने दिन से तो मुझे किसी ने बोला कि तुम्हारी लाइफ सेटल होने वाली है। अक्सर लोग बोलते थे तुम्हारा राजयोग है, अब वो राजयोग तो 10 साल में अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, मैं बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि गूगल से मैंने देखा और 7वें घर 8वें घर फलाना फलाना हमने ये दिया। मैं इस आपके इस क्वेश्चंस और इसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, ये गलती कोई भी करे ना, क्योंकि अगर अच्छा दिख गया तो उसका कोई महत्व नहीं होता। अगर कहीं कुछ बुरा दिख गया और अधकचरा नॉलेज जो है आपको भय में डाल देगा, भ्रम में डाल देगा, तो आप कुछ चीज़ जानने के इंटरेस्ट फिर कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि आप भयभीत हो जाओगे। तो ज्योतिष से हम लोग के शास्त्रियों का काम होता है ज्योतिष से लोगों को भय और भ्रम दूर करना। अब अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे और गूगल देखना, तो कृपा करके गूगल और ये इंस्टा वगैरह और ये देख के अधकचरी बिट्स एंड पीसेस की जो नॉलेज है वो कृपया करके ना लें। कारण उसका ये है कि उससे आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज और हो जाएंगे। नहीं और अगर ज्योतिष वाकई में सीखनी है तो एक डीप डिस्कशन प्रामाणिक रूप से जहां जो हो रहा है, जो भी कोई कर रहा है, उसको आप पूरा सुने, तब आपको समझ में आएगा कि हमको किस तरह से एनालिसिस करना है। इसमें ग्राफ बहुत से मैंने डिग्री है, ग्रहों की चाल है, ये सब एनालिसिस करना, तो मतलब आपको एक प्रॉपर पढ़ाई के थ्रू ही जाना होता है। इतनी आसानी से अगर कोई समझ जाए तो फिर ज्योतिष और डॉक्टर इन सब का काम ही क्या? देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलने की बात होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह बोल दिए जाते हैं। ऐसे तो ग्रह बहुत भी होते हैं, प्रकाशक अप्रकाशक, जैसे जैसे एंट्री करेंगे तो, लेकिन शुरुआती जो डिग्री होती है या शुरुआती जो जानने की चीज़ें होती हैं वो ये होती है कि क्या भाव, कितने भाव। अब तो जनरली सभी लोग जानते हैं कि 12 भाव होते हैं, 12 खाने जिनको बोल दिया जाता है। उसके बाद नवग्रह होते हैं जिसमें 7 ग्रह और 2 जो है जिसको कहते हैं राहु केतु, ये भी इनको भी ले लिया जाता है। ये ग्रह लेके उसके बाद इनकी अलग अलग राशियां होती हैं। कई ग्रहों की जो है राशियां होती हैं, उनके स्वामित्व 2-2 स्वामित्व की राशियां होती हैं। जैसे शनि देव हैं तो मकर और कुंभ उनकी राशियां हो गई, यानी इन राशियों के ऊपर उनका स्वामित्व होता है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। फिर ग्रहों की दृष्टियां होती हैं, युतियां होती हैं, योग होते हैं। तो एक बेसिक से शुरू अगर आप करेंगे तब ही इन चीज़ों पे डायरेक्ट जाना पड़ेगा। एकदम से अगर आप चले जाएंगे, जैसे एकदम से आपने देख लिया, अरे ये योग तो मेरे अंदर नहीं अच्छा है, इस योग में तो ये बोला जाता है, बहुत कोई बुरी बात बोल दी जाती है, लेकिन उस योग को डीपली देखने के बाद पता चलता है कि इस योग में इतनी डराने वाली बात नहीं है। ज्योतिष के ये जो 12 खाने, ये आपका भ्रम दूर करना, और यदि कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होता है। लेकिन एकदम से कहीं कुछ कह देना, जिसको कहते हैं एक सरसरी तौर पे लेने वाला ये विषय नहीं है। जो भी ले विषय, क्योंकि ये जीवन के साथ खिलवाड़ है। अगर आपने देखा कि आपके कोई प्रियजन हैं और उनकी कुंडली आपने देखी और उनका 9वां 7वां 8वां ग्रह देखा और उसमें अगर आपको कुछ बुरी चीज़ पता चल गई तो फिर आप क्या करेंगे? और अच्छी चीज़ पता चलेगी उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो चलो ठीक है, अच्छा है ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने जो समसामयिक चीज़ें हैं जानने के लिए, जैसे कार्य क्षेत्र है, विवाह क्षेत्र है, फाइनेंस क्षेत्र है, और सबको जानना चाहिए। उसके लिए बेसिक कुछ फॉर्मूले होते हैं, बेसिक कुछ गणित होती है, जिसके हिसाब से आप जान सकते हैं कि हाँ भाई ये है और ये ग्रह अच्छे हैं, ये ग्रह, कम से कम एक बेसिक नॉलेज हो जाती है कि कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन सा भाव अच्छा है, कौन से ग्रह नहीं अच्छे हैं, कौन सा भाव नहीं अच्छा है, बुरे भाव में बुरे काम का बुरा नतीजा। अब देखिए, जो भी ये ज्योतिष होती है, ये आपका प्रारब्ध के अनुसार ही ग्रह बैठ जाते हैं। यानी कि आपका जो भी प्रारब्ध, देखिए 3 चीज़ें होती हैं।
अब थोड़ा सा ये आध्यात्मिक ज्योतिष फील्ड जो है बिना अध्यात्म के एंट्री नहीं करनी चाहिए। पता चला आध्यात्मिक नॉलेज आपकी है ही नहीं, शून्य है, और आप ज्योतिष में सब कुछ जानना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्रह आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल साइंस बोली गई है, इसको बहुत लाइटली प्रेजेंट करने का नहीं होता है। तो ये बहुत सारे ग्रह होते हैं जो अपना आध्यात्मिक ऊर्जा उस तरीके का केंद्र लेके आते हैं, और जो भी अपनी चीज़ आप कहिए, जो भी बात आप कहिए, उसको उसके पीछे एक प्रमाण जरूर होना चाहिए। तो ग्रहों की ऊर्जा, अब जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि कुंडली में अच्छा योग है, गज केसरी योग है। अब गज केसरी योग में ठीक है, गुरु बृहस्पति देव है, चंद्र, बहुत अच्छा योग है, लेकिन योग के बाद भी फल नहीं मिल रहा है। तो ये इस सब चीज़ों के लिए थोड़ा आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, और थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। प्रारब्ध और संचित कर्म जो आपने पूछा, उसमें 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। हम सबका जो जीवन बनता है वो प्रारब्ध से बनता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, अच्छे बुरे कर्म। हम लोग जानते हैं कि सनातन पद्धति में हम लोग बहुत योनियों में रहते हैं, हम लोग बहुत प्रकार से जन्म जन्म अलग अलग लेते हैं। तो किसी में कोई कर्मों के अनुसार हम लोग को अलग अलग योनियां, अलग अलग वो लेना पड़ता है, ये शाश्वत सत्य है। अच्छे कर्म रहेंगे तो अच्छे जगह, अब जैसे मनुष्य का शरीर है तो यानी कुछ अच्छे कर्म पीछे रहे होंगे। अच्छे कर्म क्या रहे होंगे पीछे, वो होता है प्रारब्ध। गुरुजी, अच्छे मनुष्य होने के बाद भी हम बुरे कर्म ही अगर हाँ हाँ, तो मैं अब एक चीज़ अपनी ये एक्सप्लेन कर दूं, हाँ। उसके बाद आपका ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि जैसे संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण, यानी संचित कर्म वो होते हैं जो हमने जन्मों जन्मों में कमाए होते हैं, अच्छे बुरे दोनों। वो पहाड़ होता है, एक बहुत बड़ा गोदाम होता है, उसी गोदाम में से कुछ कर्म निकाल के ये जन्म दे दिया जाता है, जिसमें प्लस माइनस दोनों मिला के ये कि आप वाला कर्म काटने के लिए चलो ये आपका प्रारब्ध है। और प्रारब्ध के बाद जो जन्म मिला, कुछ लोग बुरे कर्म करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग अच्छे कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया आपका क्रियामाण, जिसका फल आपको आगे आने वाले समय में मिलेगा। तो संचित यानी जो बहुत सारे जन्मों का एक कर्मों का बैंक है, उसमें से कुछ अमाउंट आपने निकाला, वो है इस जन्म का प्रारब्ध। और इस प्रारब्ध में आप क्या एफडी कर रहे हैं या क्या कमा रहे हैं, ये है आपका क्रियामाण कर्म, या क्या आप निकाल रहे हैं उसमें से। ठीक है, तो ये एक कर्मों का, और ये जो जन्मों जन्मों के कर्म का जो एक गोदाम से निकाल के ये वाला जन्म जो दिया है, उसकी जो कुंडली बनती है और उसमें जो ग्रह बैठा ले जाते हैं, वो प्रारब्ध के हिसाब से बैठा ले जाते हैं। वो बैठा ले नहीं जाते हैं, वो सिस्टम ऐसा है परमपिता परमेश्वर का कि वो उसी हिसाब से बैठे हुए मिलते हैं आपको। उसी समय आपका जन्म होगा, उसी के हिसाब से तय हो जाएगा, फिर उसके आगे ग्रहों की वाणी आपको चलाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसा लिखा है वैसा ही। बहुत बड़ा, अगर बहुत बुरा प्रारब्ध है वो भी कट सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने ये दिया है क्रियामाण कर्म करने का। इसीलिए ज्योतिष लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे उपाय बताते हैं। जो भी उपाय बताते हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं, उपाय कभी ऐसे नहीं होते हैं। और छोटे मोटे उपाय जो है एकदम से करके बहुत बड़ी चीज़, ये भ्रांति है। ये जरूर ध्यान रखिए, अगर अच्छा स्पिरिचुअली उपाय होगा तभी कर्म कटेंगे। बुरे कर्म काटने के लिए बहुत छोटे छोटे उपायों से नहीं कटते हैं, या अगर छोटे छोटे उपाय कर रहे हैं तो बहुत लंबे समय तक करने से ही कटते हैं। तो ये भ्रांति दूर भी करना चाहूँगा मैं कि एकदम से बहुत कुछ पाना हो और बहुत बड़ा राजयोग पाना हो, उसके लिए ज़रा सा ये कुछ कर लीजिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। ये मन को सुकून देने वाली बात है। आजकल तो मतलब कई सारे साइट्स भी आ चुके हैं जो आपको बहुत सी चीज़ें बताने लगे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। प्लस जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कर्म का ही है, वैसे तो हमारे कर्म बहुत कुछ लिखे होते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम अच्छे कर्मों को जी रहे हैं कि बुरे कर्मों को जी रहे हैं, क्योंकि हमें मिला जुला सब मिलता है। और जैसे भी आपने कहा कि हमारा जो प्रारब्ध होता है वो कुंडली में, मतलब पहले तो मुझे अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी कौन से बुरे कर्म थे जो अभी तक चल रहे हैं कि खत्म हो चुके हैं। तो क्योंकि आजकल कार्मिक बंधन और ना जाने कितने बंधनों के बारे में इतने सारे नॉलेज हम लोग को मिले जुले हो चुके हैं ना, कि हम सबके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन गुरुजी, पहला पॉइंट है पैसा। मतलब मेरे तो प्रायोरिटी है पैसा, मुझे जानना है। तो अगर किसी को जानना हो कि होना भी चाहिए, प्रायोरिटी पैसा होना चाहिए। हाँ, और ये पैसा कहाँ से, मैं बिल्कुल भी मनी माइंडेड नहीं हूँ, तो मुझे जानना है कि पैसा किस भाव में रखा हो दिखता है
कि पता चले? नहीं, मनी माइंडेड की बात नहीं है। देखो, मनी तो एक ऐसी चीज़ है जिसको कहते हैं ना, भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। तो ये वाक्य है ऐसा, महावाक्य है ऐसा, भगवत वाणी है कि भर्जनम भव बीजानाम, यानी कि हमने जो जन्म लिया है उसमें हमें 3 प्रकार के कार्य कुंडली में करने होते हैं। भर्जनम भव बीजानाम, यानी जो हमने जन्म लिया है वो हमारा दोबारा से जन्म ना हो, इसके लिए कुछ हमें करना पड़ेगा। अर्जनम सुख संपदाम, ऐसा भी नहीं है कि हमको सुख और संपदा चाहिए, हमें करना ही चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। मनी माइंडेड की बात एक अलग हो गई, लेकिन आपका जो है ये सुख और संपदा ये प्राप्त करना मनुष्य का अधिकार है। और तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम, यानी कि जिस प्रकार से तर्जनम कर दिया हमने, हटा दिया लोगों को, मतलब यमदूत यानी कि बहुत बड़ी समस्याओं से हमको मुक्ति कैसे मिले। तो ये सारी चीज़ों को ये जानना और इस प्रकार से अपने को वो करना। अच्छा, बुरे कर्म हम झेल रहे हैं क्या अच्छे कर्म झेल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं कि महादशा का एक सिद्धांत दिया जाता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन उस महादशा को इंटरप्रेट करने का अलग अलग लोगों ने तरीका बता रखा है। लेकिन इसमें जैसे जो महादशा होती सारे ग्रहों की, जितने भी ग्रह हैं उसमें नवग्रहों की महादशाएं होती हैं, यानी चंद्र आपके जिस राशि में होते हैं उस राशि के हिसाब से आपकी महादशा शुरू होती है। जैसे आप चंद्र मान लीजिए चंद्र के ही नक्षत्र में है तो पहली दशा आपकी चंद्र की लगेगी, यानी कि चंद्रमा की महादशा, उसके हिसाब से महादशाएं आती हैं। अब महादशाएं अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। अब ये आपको उन ग्रहों को देख के पता चलेगा। अगर ग्रह शुभ स्थान में शुभ स्थिति में बैठे हैं तो पूरी महादशा आपकी घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छी जाएगी। छोटी मोटी समस्याएं तो सभी के साथ आती हैं। तो ये ग्रह जो हैं अपने ग्रहों के कालखंड होते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई ग्रह खराब बैठे या अच्छे बैठे, वो जन्म होते ही आपको राजयोग है तो जन्म होते ही राजयोग बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे कई बड़े राजनेताओं की कुंडली में डिस्कस करता हूं तो उनको एक बहुत लंबे समय तक इलेक्शन लड़े, कुछ नहीं हुआ, अचानक उस पर्टिकुलर ग्रह की महादशा अंतरदशा या कुछ इस तरीके का संयोग बैठा तो उनका बाजी पलट गई। और इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है शनिदेव की कृपा सभी जीवों के ऊपर। अगर शनिदेव की कृपा नहीं है, इसीलिए देखिए जब भी 7.5 ढैया इत्यादि आती है तो आदमी या तो रंक से राजा हो जाता है या राजा से रंक हो जाता है, ये भी देखा गया है। परेशानी बहुत होती है या बिल्कुल नहीं होती, या लोग बेमतलब की बातें करते हैं कि 7.5 में, मैंने देखा है कि 7.5 में ज़्यादातर लोग बहुत तरक्की करते हैं। मुझे बचपन मतलब मुझे लगता है कि कुछ इंटर हाई स्कूल के टाइम पर मेरे घर वालों ने दिखाया तो मुझे पता कि 7.5 शायद चल रही थी। मैं आज भी वो टाइम याद करती हूँ कि मुझे फेम बहुत तगड़ा मिला। हाँ। मैं बहुत जल्दी फेम के उसमें आई थी, तब मुझे इस चीज़ का पता चला कि अच्छा मतलब हाँ मेरी एजुकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आई, उस चीज़ से मैं काफ़ी सफ़र की, लेकिन पब्लिकली जो मेरा नेम फेम बढ़ा वो बहुत ही अल्टीमेट था। और जिस लाइन में मैं आज मतलब एक कलाकार के रूप में उस कला को उसने बढ़ाया, वाह, और वो काफ़ी ऊपर। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा 7.5 के ये भी एक है महत्वता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो एक पार्ट नहीं अच्छा लगा लेकिन एक पार्ट बहुत बढ़िया गया। तो ये भी एक लाइफ का पार्ट होता है जो आपने शनि का कहा। तो लोगों को समझ में नहीं आता इस चीज़ में कि अगर अपने शनि को सही रखना हो या कैसे करना हो, इस भाव को कैसे समझे, तो ये चार्ट में कैसे पता चलेगा कि उनकी शनि जो है सही दशा में है कि नहीं। अब देखिए शनिदेव का नाम लेते ही कैरियर की बात आती है। ज़्यादातर यूथ क्या सभी लोग जो कुछ तो काम करेंगे ही, कर्म स्थान है, कार्य करने का जो संबंध है, कर्म स्थान का जो संबंध है, कैसी नौकरी मिलेगी, किस दिशा में नौकरी मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। लोग जानना चाहते हैं, युवा लोग जानना चाहते हैं क्या इस क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, या मुझे किस क्षेत्र में नौकरी से और कार्य से और जॉब से और कार्य क्षेत्र से ही जुड़ा होती है शिक्षा। तो अगर आप ये जानेंगे कि ये आपके लिए फ्रूटफुल है कार्य क्षेत्र, तो उसी हिसाब की शिक्षा ले सकते हैं, या आपने जो शिक्षा ली है उसके हिसाब से आप कुछ और आगे भी बढ़ सकते हैं। और उस क्षेत्र की नहीं ली है उस क्षेत्र की शिक्षा और आपको मालूम है उस क्षेत्र में आप सक्सेसफुल होंगे, तो आप उस क्षेत्र की शिक्षा लेके उस क्षेत्र में सक्सेसफुल हो सकते हैं। समझाने के लिए उस समय कोई नहीं होता है। हाँ नहीं देखिए, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से समझिए, इधर उधर की बातों पर बिल्कुल ना ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए कि अपनी कुंडली सबसे पहले तो
सब लोग अब तो प्रिंट आउट निकल आता है, पहले हम लोग तो बनाते थे प्रिंट, अब तो ये है कि सब लोग उसको करते हैं, गणना करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पहले अपना एग्जैक्ट टाइम से कुंडली देखिए, उसमें ये देखिए आपका 10th हाउस क्या है। 10th मतलब पहले से जोड़िए और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी कि आप ये मान के चलिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। मतलब अपना जो कुंडली जहाँ पे पहला भाव है उससे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ऐसे करके देखिए 10वां भाव कहाँ है। 10वें भाव पे जो राशि है उसको नोट कर लीजिए, राशि के लॉर्ड आपको पता चल जाएंगे। जैसे मान लीजिए 10वें भाव पे मकर है राशि, तो उसके लॉर्ड है शनिदेव। अच्छा, आपने लिख दिया शनिदेव। अच्छा, इत्तेफाक से, या आपकी मान लीजिए राशि 10वें भाव पे वृषभ है, वृषभ राशि यानी कि 2, यानी कि तो इसके स्वामी हो गए शुक्र, तो आपने नोट कर लिया शुक्र। तो अब आपके 10th हाउस लॉर्ड वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कैरियर के लिए। बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। लोग तो कहते हैं चंद्र से भी दसम देखिए, इनसे भी, उनसे भी देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक तरीका होता है बस, केवल बहुत सिंपल सा। 10th हाउस लॉर्ड देखिए और उनके थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। 10th हाउस लॉर्ड के हिसाब से आप ये देखिए, जैसे शुक्र आ गए तो सीधी सी बात है, अगर 10th हाउस लॉर्ड शुक्र है तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए जैसे ग्लैमरस चीज़ें, मीडिया, आर्ट और जैसे जो आपकी फील्ड है उस तरीके की चीज़ों को देख लेना चाहिए। उसमें संभावनाएं 10th लॉर्ड के स्ट्रॉन्ग अगर होता है, ये देख लीजिए स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। स्ट्रॉन्ग वीक ये देखना एक बात की चीज़ है। थोड़ा बहुत जल्दी मैं अगर बताऊं तो कम से कम उसका एक चरित्र देख लीजिए कि उसका क्या है। अब 10th हाउस लॉर्ड शनिदेव हैं, तो शनिदेव के तो एक अलग जॉब्स हो गए, जैसे वकालत हो गई, न्यायमूर्ति हो गए, या इस तरीके से चीज़ें, हैवी इंडस्ट्रीज़ हो गई, या अलग अलग उनके क्षेत्र हो गए, वो देख लीजिए। तो एक बार जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारा 10th हाउस लॉर्ड क्या है, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा भी मतलब ये मैं एक बार में नहीं बता पाऊँगा, मे भी हम लोग नेक्स्ट टाइम कुछ आप ऐसा बनाइएगा कि हम और इसको आगे सीरीज़ कुछ बना सकें या बता सकें। तो उसको एनालाइज करने के बाद पता चलेगा कि आपका किस फील्ड में आपका झुकाव है। अच्छा, फिर एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि सैटर्न आपके कैसे प्लेस्ड है। हार्ड वर्क के कारक शनिदेव से लोग क्यों घबराते हैं, सबसे पहली बात, और उनके नाम से लोगों को क्यों घबराया जाता है। डिसिप्लिन रखना चाहिए। अब आजकल युवा जो है वो कहेंगे कि है नहीं, हम ऐसी कोई चीज़ दे दीजिए, कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए बस वो इजी शॉर्टकट में हो जाए। नहीं, शॉर्टकट नहीं होता। शनिदेव डोंट लाइक शॉर्टकट। तो शनिदेव के लिए आपको सबसे पहले तो मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए, जहाँ कोई ज्योतिषाचार्य ये बताएगा कि आपको मेहनत करना पड़ेगा तो उसको कहेंगे कि लगता है इनको कुछ आता जाता नहीं है। वो दूसरे वाले जो ज्योतिषाचार्य हैं वो बहुत शॉर्टकट बता देते हैं, उसमें तो बस बता देते हैं यहाँ पे ये दिया रख दो या यहाँ पे एक ये रख दो और बहुत तुरंत सब लाभ हो जाएगा। तो माफ़ कीजिएगा, फिर वो इस तरीके से जो जिसको सीरियस ज्योतिष होती है वो नहीं होती है। सीरियस ज्योतिष आपको रियली चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। जो भी आप देखिए, हम अब जैसे फिल्म इंडस्ट्री से कुछ लोग हैं जो हमारे संपर्कों में रहते हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी एक लंबे समय तक हम लोगों ने बहुत ऐसे स्ट्रगल किए, बताते हैं कहानियाँ अपनी। तो इसका मतलब शनिदेव आपको सक्सेस अगर कराना होगा तभी तो स्ट्रगल कराएंगे, और शनिदेव स्ट्रगल कराएंगे तो सक्सेस निश्चित मानिए। तो इसलिए स्ट्रगल से ना घबराओ, मैं तो सबसे ही कहता हूँ। तो शनिदेव की पोजीशन देखिए कि कैसी है, अच्छी है। अच्छी है तो आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे, अच्छी नहीं है तो 10th हाउस लॉर्ड की पोजीशन देख लीजिए। मान लीजिए आप कुछ ऐसा है कि शनिदेव ने कहा कि उतनी मेहनत ना भी करो, तो आपके 10th हाउस लॉर्ड जो मैंने बताया उन्होंने मदद कर दी आपकी। तो ये थोड़ा सा आपको एनालाइज खुद करके समझ में आ जाएगा कि कितनी मेहनत मुझे करनी है, कितनी मेहनत शनिदेव की कृपा से मुझे करके, स्ट्रगल करके या जो भी करके हमें सक्सेस पानी है। तो ये थोड़ा सा एक बहुत बेसिक साइड ने आइडिया दिया। मुझे भी अपने से मैं बता पाऊंगी कि जो वकालत का आपने कहा कि मुझे कहा गया था कि मैं वकालत करती हूँ तो आगे, और मेरा इंटरेस्ट भी वकालत में बहुत बढ़िया था। हाँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो चीज़ नहीं वहाँ पर पहुँच पाई या मैं हाँ, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। शनिदेव ने आपको पुश किया। हाँ। लेकिन आपके जो 10th हाउस लॉर्ड है वो ज़्यादा बल वाले निकले होंगे, तो उन्होंने आपको संभवतः इस फील्ड में भेज दिया। लोगों ने मतलब मेरे घर वालों, मेरे फैमिली ने कोशिश किया मैं बैंक बन जाऊँ, शायद IAS बन जाऊँ, जो भी हो,
जब भी मैंने अपने आर्ट से हटकर कुछ भी काम करने की कोशिश की है वो सक्सेस नहीं हुआ है। मैं जॉब भी करने की कोशिश की हूँ तो वो नहीं बन पाया है कि हाँ मतलब आर्ट मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं जुड़ा रहा है। और लंबे स्ट्रगल के बाद कुछ दिन बाद ऐसा आने वाला है कि मैं सच में इस लाइन में स्टेबल होने वाली हूँ। तो ये भी मैंने देखा कि 9 साल का एक स्ट्रगल मैंने किया और एक टाइम आ रहा है कि मैं उस चीज़ का जो कहते हैं ना फल पाने भी वाली हूँ। लेकिन जो ये वकालत का था मैं आज भी गिल्ट मारती हूँ कि मैं वकालत नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, किस लिए नहीं कर पाई मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक जो अंदर था भाव कि वकालत मुझे पसंद है और अगर मैं पढ़ी होती या करी होती तो आगे निकली थी। तो अभी आपने जब बताया कि आपके 10 घर का जो भाव है शायद उसने सपोर्ट किया हो, तो हो सकता हो कि ये एक एग्जाम्पल है छोटा सा कि जिसमें अगर आपका 10th हाउस लॉर्ड देख लीजिए और शनिदेव की पोजीशन देख लीजिए, अलावा ऐसा नहीं कि केवल एक ही ये नियम है, ऐसे हजारों हजार नियम हैं। लेकिन अब यह है बेसिक चीज़ समझने की हम आज बात करेंगे। थोड़ा डीप में हम आज नहीं भी जाना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर डीप हो जाएगा, तो इसलिए बहुत ही सिंप्लीफाई करके आप चीज़ों को समझेंगे मतलब किसी तो को करियर जानना है तो अपने एक विजन आपकी क्लियर होगी। और एक चीज़ इससे आपको एक फ़ायदा और होगा, इधर उधर जो बहुत सारी चीज़ें जो भ्रांति के रूप में लोगों ने बना रखी हैं, शायद वो सुनने के बाद, हमारी बात सुनने के बाद शायद गूगल देखना कम कर दें और इंस्टा देखना कम कर दें, रील्स देखना कम कर दें। कम से कम इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखें, कुछ सीखने के पर्पस से कृपा करके ना देखें। अपने ऊपर कृपा करिए, अपने को दुखी होने से बचाइए। ये सब रील्स वगैरह जो देख के आप सीखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको सीखना है तो एक स्ट्रैटेजिकली एक लगिए, एक प्रॉपर, और कम से कम अगर सीखना का पॉइंट ऑफ व्यू है तो कम से कम 12 महीने लगातार आप अध्ययन करिए। और वो भी केवल देख पढ़ के सुन के लेजरली नहीं, किताबों का अध्ययन करिए। जो इस सब्जेक्ट के जानकार हैं उनके टच में रहिए, तो तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप इससे लाइन में जाना चाहते हैं ज्योतिष के उसमें, नहीं, ज्योतिष की लाइन में जाना नहीं, ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। जैसे संभवतः मैरिज नहीं हो रही है बहुत लोगों की, जैसे कहते हैं ना कि मेरी मैरिज नहीं हो रही है, या मुझे मनपसंद वो नहीं, क्यों मैरिज नहीं हो रही, क्योंकि मुझे मनपसंद वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, मनपसंद नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा है। अब ये रहता है कि क्या, अच्छा कई ऐसी भी होते हैं कि जो किसी बात की कोई कमी नहीं है लेकिन कोई रिश्ता आया तो बातचीत नहीं हो पाई, बातचीत हुई भी तो फिर वो समथिंग। तो ये तो चाहे मैरिज हो, चाहे अन्य रिलेशनशिप हो, चाहे आजकल जो गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में जो एक फ्रेंडशिप या जो भी है उससे संबंधित दिक्कतें हों, ये बड़ी समस्याएं हैं। क्योंकि होता क्या है कि एक संबंध से बहुत डीपली जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है फिर वो काफ़ी चीज़ें, तो आप पहले समझ लें उस चीज़ को या जान लें कि हाँ भाई ये क्या कंपेनियनशिप अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी। अब पता चला कंपेनियनशिप ही नहीं अच्छी है और आपने बात छेड़ दी, तो उसमें तो ये होता है। अच्छा, इसलिए ये भी देखा गया है कि क्या ऐसे ग्रह होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। तो उसमें भी पता चल जाएगा कि आपकी कंपेनियनशिप किसके साथ अच्छी जा सकती है या नहीं, या अगर मैरिज की बात है तो मेरी मैरिज कब हो सकती है, या मैरिज में कोई बाधा है। और नहीं, बहुत से मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि कितने लोगों ने कुंडली मिलवाई भी है, हाँ ज्योतिष का एक अच्छा वो भी लिया, लेकिन शादी टूटने के कगार पे चल रही है। ये मतलब कर्मों की वजह से होता है कि गलत जो मिलान हुआ उसकी वजह से होता है। ये कर मतलब इसमें कौन इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि बहुत से फैमिली में देखा गया कि कुंडली मिलाई गई थी, इतने गुड़ भी मिले थे और इतना सब कुछ अच्छा बताया था, लेकिन आज क्या है, शादी टूट रही है। देखो एक चीज़ समझो, शास्त्र गलत नहीं हो सकता, शास्त्री गलत हो सकता है। हाँ। ये मैं बिल्कुल हमेशा बोलता हूँ, कई जगह मैं बोल चुका हूँ। शास्त्र गलत नहीं हो सकता, शास्त्री गलत, लॉ गलत नहीं है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ गलत या सही हो सकता है, शास्त्र गलत नहीं हो सकता है। तो कुंडली अगर है और मिलान ठीक हुआ है तो निश्चित पता चल जाएगा कि इसमें क्या समस्या आनी है क्या नहीं आनी है। ये तो डिपेंड करेगा उसके जो भी कुंडली मिलान कर रहा है या वो। तो हमें पता है कैसे, चल लीजिए हम हमारे लिए कोई एक ज्योतिष हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए बहुत से लोग कहते हैं हमारे परिवार के हैं, बहुत सदियों से उन्होंने जो बताया वो घर में अच्छा चल रहा है, ठीक है, लेकिन अब हमने शादी की बात हुई तो ऐसा भी होता है कि नहीं सही चला, तो उस समय ऐसा क्या किया जाए, कैसे पता चलेगा कि ये जो ज्योतिष हमें बता रहा है हमारे शादी को लेकर। और एक चीज़ ये भी कही जाती, मैंने मतलब जाना है कि प्रेम विवाह में कुंडली मिलान भी इतना
आवश्यक नहीं कहा जाता है, वो एक प्रेम को भगवान के रूप में देखा जाता है, लेकिन आजकल प्रेम भी नहीं रह गया है। तो ये जो आजकल है कि शादी के बाद सारी चीजें, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ज्योतिष ने सही बताया है? हमने तो भाई भरोसा किया और उसने बता दिया कि आपकी शादी अच्छी है, लेकिन पता चल रहा है 1 महीने बाद ही हम देखो एक दूसरे आपने का जो हाल बात पूछ कही रहे हैं। बड़ी अच्छी बात कही, लव है तो मैरिज नहीं है, मैरिज है तो लव नहीं है ना? जी। और लव और मैरिज दोनों है तो लव मैरिज हो नहीं पा रही है, या मैरिज नहीं हो पा रही है और मैरिज के बाद का लव नहीं हो पा रहा है। 3 ग्रह याद रख लीजिए, मंगल, शुक्र और गुरु, बस केवल, और कुछ नहीं। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपके किसी भी चीज़ पे इफेक्ट हो। अगर होगा भी तो छोटा होगा। मंगल, शुक्र और गुरु। अगर रिलेशनशिप्स में 3 काम आते हैं, मंगल ब्लड रूपी और ऊर्जा रूपी और पैशन रूपी मंगल, लव रूपी शुक्र, लव और प्रेम और सॉफ्ट सौम्यता रूपी शुक्र, और गुरु बृहस्पति देव कमिटमेंट रूपी। गुरु बृहस्पति देव मतलब कमिटमेंट। तो कमिटमेंट गुरु बृहस्पति, आप अब इसमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब इनकी पोजीशन देखने के लिए अभी तो बहुत बेसिक नहीं लोग देख पाएंगे इतनी छोटी सी जरा सी बात सुन के, लेकिन अगर हम लोग आगे इस चीज़ को विस्तार से बताएंगे तो धीरे धीरे लोग समझने लग जाएंगे कि कैसे इनको देखा जाए। इसमें ये देख लीजिए कि आपके गुरु बृहस्पति देव यानी कि आपके जुपिटर कैसे हैं, शुक्र कैसे हैं और मंगल कैसे हैं। मिलान जो होता है उसमें कई प्रकार से मिलान, 36 तो गुण ही होते हैं, उसमें 7 भकूट और मिलान, ये बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं। ये सब देखा जाता है इसमें कितने गुण मिल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा गुण मिलने से बहुत अच्छा होता है या बहुत कम गुण मिलने से बहुत बुरा होता है। ये सब भ्रांतियाँ हैं। बेसिक चीज़ अलग अलग केस टू केस बेसिस पे देख के पता चलता है कि ये किनकी कंपैटिबिलिटी क्या है। मंगल है अग्रेशन। अब मांगलिक लोग क्या कहते हैं, मांगलिक नहीं होना चाहिए, लेकिन मंगल अगर अच्छे हैं कुंडली में तो मांगलिक नॉन मांगलिक दोनों की बहुत अच्छे विवाह हमने देखे हैं, चल रहे हैं। मंगल है अग्रेशन, और किसी भी संबंध में अगर आप अग्रेसिव ज़्यादा हैं ज़रूरत से ज़्यादा तो वो संबंध नहीं चल पाएगा। अब ये देख लीजिए आपके मंगल तेज हैं या सौम्य हैं। अब बहुत सौम्य में भी नहीं चल पाता, पता चला दोनों का बहुत सौम्य है तो कोई जीवन में उत्साह ही नहीं है। तो मंगल का ये भी दोनों को देखना पड़ता है। मतलब चाहिए आजकल जो तो मंगल को समझिए और साथ में शुक्र को समझिए। प्रेम इतना ज्यादा हो गया, दोनों के शुक्र इतने बलवान हो गए, प्रेम इतना ज्यादा हो गया कि बाहर कमाने नहीं जा रहे हैं, कोई और चीज करने नहीं जा रहे हैं, बस केवल प्रेम ही प्रेम है। कहाँ चल पाएगा ये? आप बताओ, है ना? अच्छा, गुरु बृहस्पति देव बहुत बलवान है, इतना ज्यादा अपार ज्ञान है दोनों का, तो कोई एक दूसरे की सुन ही नहीं रहा है। तो इसलिए इसका जो बैलेंस देखा जाता है, सामंजस्य देखा जाता है। ये सामंजस्य निकालने का काम होता है जब बैलेंस किया जाता है, कुंडली बैलेंस की जाती है। और ये जो एक है गुरु चांडाल योग, इस पर बहुत हमने सुना है कि आज बहुत अच्छा योग है ये अच्छा योग, बहुत अच्छा योग। नाम इसलिए दिया गया, देखो ये जो नाम दिए हैं वो सतयुग और उस अन्य युगों के हिसाब से, हम आजकल के हिसाब से बताएं तो ये जितने भी कुयोग लिए हैं, लिखे गए हैं, वो आजकल के लोग बड़े सक्सेसफुल हैं। जिनके शनि मंगल का योग देख लो, वो व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिनका राहु गुरु का योग देख लो, उनके पास अपार धन होता है, गुरु राहु वाले। अच्छा, तो बट गुरुजी जल्दी इस पॉडकास्ट के बाद बताइए, क्योंकि मेरा गुरु चांडाल योग है, मुझे जानना है कि मेरा कब मैं सक्सेस और होने वाली हूँ। गुरु चांडाल योग जो है, और अगर राहु अच्छी डिग्निटी में है, देखिए ये देखो केवल योग से नहीं होता है। योग क्या होता है कि अब जैसे अब मान लीजिए कि पत्नी बिल्कुल पहलवान टाइप की है और पति बिल्कुल सीखिया है, तो ये जो दोनों का योग बनेगा तो क्या ये योग कारगर होगा? पति या तो पत्नी की मार खाएगा या पत्नी के ऊपर चिल्लाएगा ज्यादा। अगर पति का दिमाग अच्छा है, मतलब मजाक में, उसको जिम भी भेज सकता है। नहीं मजाक में कह रहे हैं थोड़ा सा, हम इस चीज को लाइटली, हम आपको योग बता रहे हैं। मेरा पॉइंट योग बताने का है, मेरा पॉइंट कोई पति पत्नी के बीच में झगड़ा कराने का नहीं है। तो योग जो है तभी होता है। अब जब गुरु चांडाल योग में ये देखा गया है, गुरु और राहु जब साथ में होते हैं, जब गुरु राहु साथ में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है एक चीज़ होती है इसमें निगेटिव, कि एक व्यक्ति कभी कभी अपने मार्ग से भटक सकता है, इसलिए कह दिया गुरु चांडाल योग। लेकिन कई लोग ऐसे हुए जो अपने मार्ग से भटके और ना जाने कहाँ, और उस मार्ग पे चल रहे होते जिस मार्ग पे चल रहे थे, और दूसरे भटक के जहाँ पहुँचे वो पता नहीं कितनी ऊंचाइयाँ देख ली। तो गुरु चांडाल योग को आप क्या कहोगे? मैं तो बढ़िया नहीं कहूँगी। है ना?
एक गुरु चांडाल का मेरे पास एक एग्जाम्पल अभी मैंने कई एक आ चुके हैं, एक अभी मैं आपको लेटेस्ट बताऊं मेरे पास आए। वो एक स्कूल में काम करते थे और स्कूल में काम करने पे तो प्रिंसिपल ने किसी बात से उनको निकाल दिया। उन्होंने क्या किया, थोड़े दिन जाके अपना ट्यूशन व्यूशन पढ़ाया, उसके बाद धीरे धीरे करके लोगों से इधर उधर वो करके अपना एक छोटा सा स्कूल फॉर्मेशन कर दिया। और फिर धीरे धीरे करते करते कई साल बाद ऐसा हो गया कि उन्होंने अपना स्कूल, उन जो स्कूल में काम कर रहे थे उससे बड़ा स्कूल बना लिया। यानी कि जिस स्कूल में नौकरी कर रहे थे आज वो स्कूल के मालिक हो गए। ये कैसे? गुरु चांडाल योग के एक समय ऐसा आया कि वो भटकाव आ गया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमें नहीं करनी नौकरी। अब वो दिमाग में भटका आया, घर वालों ने कहा क्यों अच्छी खासी लगी हुई नौकरी छोड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं करनी है। तो ऐसे तो भटकाव आया, लेकिन ये भटकाव आया फॉर द बेटरमेंट। तो ये गुरु चांडाल का फायदा हो गया। मतलब उस समय जो उनके परिवार के हर चीज़ में फ़ायदा, हर चीज़ में फ़ायदा ढूंढो, हर चीज़ में फ़ायदा देखो। ग्रह कभी किसी का नुकसान करने के लिए नहीं होते हैं। तो फिर ये गुरु चांडाल योग को शादी के लिए इतना खराब क्यों कह देते हैं? अक्सर मैंने सुना है, मुझे ही बहुत से लोगों ने कहा कि तुम्हारी शादी को लेकर प्रॉब्लम है। तो मैं नहीं समझती, अभी तो बहुत आगे की बात है, होगा नहीं होगा डिफरेंट बात है, लेकिन इसका एक डर बना दिया है कि शादियां नहीं चलती हैं। डर बना दिया। नहीं, क्यों नहीं चलती हैं? ऐसा कुछ नहीं है उसमें। जैसे मान लो दिमाग का भटकाव ही तो है गुरु चांडाल योग। पता चला कि जिस बात से शादी नहीं चलनी थी उसी से दिमाग भटक गया, अब शादी चलने लग गई। मैं अपनी जो 25 से 30 साल की प्रैक्टिस है उसमें मैंने देखा है सभी योग बहुत अच्छे होते हैं। उनको प्रॉपरली एनालाइज करके प्रॉपरली यूज़ किया जाए, सब योग अच्छे होते हैं। किसी भी कोई भी योग खराब नहीं होता है। खराब के लिए कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है कुंडली में। लेकिन उस चीज़ को इंटरप्रेट करके उसको उस तरीके से काम करने में अगर आप करेंगे उस तरीके से चलेंगे तो आपके योग भी फलित होंगे, सब चीज़ें सही होंगी। नहीं मतलब अक्सर लोग, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल गुरु चांडाल योग में गुरु बृहस्पति देव, ये तो सबसे प्योर और सबसे शुभ ग्रह बोले गए हैं। अब मान लीजिए उनकी डिग्निटी कम है, लो है, या मतलब राहु ज़्यादा हावी हैं, तो आप क्या करिए कि आप अपने गुरु के हिसाब से चलिए। जिस राशि में गुरु हैं उसके हिसाब से आप देखिए कि हम कैसे। गुरु बृहस्पति को आप कई प्रकार से वो कर सकते हैं, वो उपाय तो खैर बहुत बाद में आएंगे। गुरु बृहस्पति देव ये होते हैं कि आप विद्वान लोगों के साथ अगर आप बैठेंगे तो आपके गुरु बृहस्पति देव स्ट्रांग होंगे। तो आप विद्वानों की संगत करने लग जाइए तो आपके दिमाग का भटकाव खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बता दो आप। दिमाग का भटकाव खत्म होगा ना विद्वानों के साथ बैठने के लिए। तो ये सब है, इसको आप उस तरीके से करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो मतलब हम लोग बहुत दिन से इस सब चीज़ों पे अक्सर चर्चा होती रहती है। और हम लोग के ज्योतिष, हमारे यहाँ पे पंडित जी आते हैं, हम लोग, मैं कुछ ज़्यादा इस चीज़ में जानना चाहती हूँ कि क्या चल रहा है। तो वो हमेशा पता है कि सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चलेगा। मैं अपने मम्मी से बार बार पूछूं कि मम्मी अच्छा चल रहा है, कहाँ चल रहा है? मैं नहीं देख पा रही हूँ कि वो नहीं देख पा रहे हैं, या वो मुझे बता नहीं पा रहे हैं। फिर मैंने अपने पापा से बोला कि मुझे कोई ऐसे इंसान से मिलवाओ, ऐसे पंडित से जो भी हो, कि एटलीस्ट वो मुझे ये बताए कि इस घर में तुम्हारा ये राशि है। शायद मैं उनसे ज़्यादा जानने लगी थी, तो मैंने उनको भी बोल दिया कि ये आप गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है। तो एट द एंड उन्होंने मेरे पापा से कहा कि लड़की बहुत तेज है और उसको कोई हरा नहीं सकता। मैं स्टिल अभी तक कंफ्यूज में हूँ कि मेरा चार्ट क्या कहना चाहता है। मैं एक सही लाइन में बढ़ रही हूँ कि नहीं बढ़ रही हूँ। जैसे बहुत लंबा तो नहीं जानना होता है इंसान को, लेकिन एक होता है कि शॉर्ट टर्म में ही कि क्या होना है क्या नहीं होना है। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले करियर की बात की, मैरिज की बात की, फाइनेंसेस लोगों को जानना होता है, हेल्थ उनका सही रहेगा कि नहीं। मान लीजिए सब अच्छा है, लेकिन कई लोग के साथ ऐसा होता है कि उनका हेल्थ नहीं अच्छा रहता है, वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ में प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। इतने सारे सवालों के बीच हम एक चीज़ और भी कहेंगे कि ये 3 प्रकार से कुंडली की विद्या होती है। जैसे कि एक तो जैसे हमने कहा कि अगर कोई सीखने के इच्छुक हो, जो उत्सुक हो व्यक्ति, वो अपना डेट ऑफ बर्थ देख के कुंडली बनाए। जैसे जो जिसके पास नहीं भी है वो क्या है, वो दूसरा मार्ग आता है प्रश्न मार्ग। प्रश्न मार्ग मतलब प्रश्न कुंडली बनती जैसे आपने कहा कि शॉर्ट टर्म के लिए, तो 2 से 2.5 साल 3 साल के जवाब जानने के लिए आप प्रश्न कुंडली यानी प्रश्न मार्ग की एक कुंडली बना सकते हैं। जिस समय उसी समय होता है, उसका एक अलग पद्धति होती है। तीसरी जो एक कुंडली विद्या है जो ज़्यादातर लोग यहाँ नहीं करते हैं, लेकिन मैं पिछले ज़्यादा तो नहीं 15 से 16 साल से मैं खुद उसकी प्रैक्टिस करता हूँ और करता भी हूँ, जिसको बोलते हैं शाब्दिक कुंडली।
केवल शब्द सुन के अंदाज़ा लगा देते हैं कि कैसे क्या इसका प्रश्न का यस या नो होगा। खैर वो एक अलग विद्या है, चूँकि मैं काफ़ी इस चीज़ को कर चुका हूँ तो। लेकिन नए लोगों के लिए जो है वो अगर कुंडली नहीं भी है तो आप प्रश्न कुंडली से भी जान सकते हैं, किसी समसामयिक, बहुत ज़्यादा डीप जानने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी जानना चाहिए। सीखने के लिए आप लग्न कुंडली बनाना सीख लीजिए या देखना सीख लीजिए। जिनके पास समय ना हो, जैसे अक्सर लोग समय हाँ, तो वो तो समय नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप प्रश्न कुंडली यानी कि अभी का क्या प्रश्न है इसका भी जवाब आपका 1, 2 या 3 प्रश्न का दिया जा सकता है। जैसे कई लोगों के घर में चोरी हो जाती है तो उनको लगता है कि ये चोरी कैसे हुई, क्या हुई क्या हुई, तो वो एक तरीके का कुंडली का इन्वेस्टिगेशन होता है कि इस दिशा में गया होगा चोर, या ऐसा रहा होगा चोर, या इस तरीके से कुछ चीज़ें निकाली जा सकती हैं। जो विद्या है, जो लिखी हुई है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो ये सब चीज़ें बताई जा सकती हैं। इसके अलावा कि क्या प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा, क्या सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, या ये जो है ये व्यक्ति मुझको लाभ देगा कि नहीं देगा, समथिंग, या मैं जो काम एक करने जा रहा हूँ क्या उसमें मैं सफल होऊंगा वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं प्रश्न मार्ग। प्रेम विवाह पे ही आते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे मतलब ऐसी जानकारी हुई कि आजकल जैसे जो हमारी अरेंज मैरिज भी है, उसमें भी पहले के अरेंज मैरिज में होता था कि माँ बाप ने पसंद कर लिया, कुंडली मिला ली, सब अच्छा है, बढ़िया है। आजकल का जो अरेंज मैरिज है वो अरेंज मैरिज नहीं है, मतलब लड़का लड़की पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी प्रेम में ही कन्वर्ट हो चुका है। तो अब कैसे हम इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि हमारा प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर बिना प्रेम के तो विवाह भी नहीं चलना है। अगर हम अरेंज मैरिज में हमारे माँ बाप से करते हैं और उसमें कहा जाए आपका विवाह नहीं चलेगा, तो मतलब उसमें भी यानी प्रेम नहीं होगा, तो नहीं चलना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि प्रेम विवाह आपका होगा नहीं होगा, अरेंज मैरिज होगा, इस कॉन्सेप्ट को कैसे चेंज किया जाए, क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो है वो है कि हम एक पर्सन को खुद से जानना चाहते हैं। वो कॉन्सेप्ट हट चुका है कि फैमिली जाने फिर वो अपने हिसाब से डिसाइड करे। आज सब कोई अपने हिसाब से जानना चाहता है। तो अगर इस दशा में हम चाहते हैं कि मैंने किसी को पसंद किया है और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए कंपेटेबल है, लेकिन हमारे पेरेंट्स के हिसाब से वो नहीं है, और हमें लगता है हम आगे इसके साथ चला सकते हैं, इसमें कुंडली कैसे हमारी मदद करती है कि उस चीज़ को, कि अगर उसने भाई किसी ज्योतिष ने कह दिया फैमिली के दबाव में नहीं आपका नहीं चलेगा, हाँ, तो वो कैसे आप उस चीज़ को किया, फिर आप तो हताश हो चुके हो, आपका तो हिम्मत टूट गया। इस भाव में क्या कैसे इंसान अपने आप को समझे कि ये जो बता रहे हैं या ये जो हमारा भाव है ये सही। बेसिकली विवाह और प्रेम और आकर्षण की बात आप कर रही हैं, तो इसमें जो है 2 चीज़ें होती हैं। एक तो इसमें 5th हाउस देखा, अब देखिए कुंडली की टेक्निकली बात आपको समझनी पड़ेगी। अपनी कुंडली का 5वां भाव देखना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा अपनी कुंडली का 7वां भाव, और शुक्र की स्थिति देखनी पड़ेगी। फिर यहाँ शुक्र आ गए, जहाँ आकर्षण है वहाँ 2 चीज़ें हैं, शुक्र और मंगल। मंगल जो आकर्षण होता है वो थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव आकर्षण नहीं माना जाता है। मंगल मतलब केवल शारीरिक आकर्षण, और जहाँ शुक्र मंगल मिल गए और साथ में गुरु मिल गए तो वहाँ पे शारीरिक मानसिक दोनों आकर्षण। जहाँ शुक्र और मंगल मिल जाएंगे वो लंबा आकर्षण चल सकता है, अगर गुरु बृहस्पति देव भी सपोर्टिव हों। तो ये 3 चीज़ें आप देख लीजिए, और 5th हाउस लॉर्ड भी देख लीजिए, 5वें घर का स्वामी कौन है वो भी देख लीजिए, तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि हमारा क्या प्रेम चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है, या कहीं हम गलत तो वो नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर अपने हेल्थ और इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे कि बीच में हमारे फादर की बहुत तबीयत खराब होना शुरू हुई, तो हुआ कि दिखाना चाहिए क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक टाइम था कि हमारे बाबा जो है वो गायों की सेवा बहुत है, जो अभी इसके पहले आपने कहा था क्रिया कर्मों का, वो बहुत सेवा करते थे और मतलब बिना सोचे समझे करते थे। तो हमारे पापा के ऊपर मार्केश की दशा थी, और उसमें था कि बहुत कम है, पूजा पाठ पे सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे बाबा का कर्म था वो हमारे पापा को हमेशा आगे बढ़ाया। ये जो कुंडलिका था कि उस समय तो बताया गया कि नहीं चल पाएंगे। बहुत आपने ऊंचा प्रश्न किया है। देखिए कुंडली में 9वां भाव होता है भाग्य का, और 9वां भाव होता है पिता का। तो हम लोग जैसे कहते हैं बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, और बाढ़ है खेतिन आपन कर्मा। इसका मतलब ये है, लोग समझ नहीं पाते हैं, नई जनरेशन लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये साइंटिफिकली बात ट्रू है। जो भी पिता के द्वारा किए गए पुण्य होंगे उसका लाभ 100%
बेटे बेटी को मिलेगा, संतान को मिलेगा 100%। उसका भाग्य बढ़ाने में, क्योंकि भाग्य का भाव और पिता का भाव एक ही है। तो जो पिता कर्म करेगा, इसी जन्म वाले जो कर्म करेगा, वो उसके भाग्य भाव में जोड़ेंगे ना। अच्छा बुरा जैसा भी होगा, जो कर्म करेगा उसके जुड़ेंगे ना। तो जैसा कर्म पिता करेगा वैसा ही फल उसको मिलेगा। और बाढ़े खेतिन अपन कर्मा, यहाँ पे शनिदेव का सिद्धांत आ गया। शनिदेव यानी कि जितनी आप खेती बाड़ी करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना आपके वो होगा। तो ये बहुत, इससे भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की आपने बात की, जैसे ना हेल्थ की, इसकी एक अलग ब्रांच ही है, जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। वो मतलब अलग चलती है? नहीं है तो इसी से ही कॉन्सेप्ट लेके, लेकिन यह है कि ये तो एक समंदर है ना, एक सागर है। इस सागर में से निकालना पड़ता है कि हम ये जानना है तो हमें ये चीज़ें निकाल के देखनी है। पूरी लाइब्रेरी है उसमें। अब हमको सोशियोलॉजी पढ़नी है मान लीजिए, तो सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए हम सोशियोलॉजी के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ की किताब निकालेंगे। तो अब मेडिकल की आपने बात की, मोटा मोटी जानने के लिए तो सिंपल सूत्र हैं। बहुत डीप जाने के लिए कि ये बीमारी है, कब तक रहेगी, सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, क्या इस जातक या जातिका के क्या कोई गंभीर बीमारी होने का योग है, ये सब पता चल सकता है। अक्सर लोगों ने कहा है कि जैसे हम लोग जब भी कुंडली या कुछ भी दिखाते हैं तो पूछते हैं आपको जानना क्या है। हाँ, तो हमारी एक बेसिक नीड ही होती है पैसा, ये सब कुछ, लेकिन फिर भी एक अंदर से होता है कि आप बता क्या सकते हैं। वो अक्सर अंदर से आता है कि मतलब हम अक्सर जब भी होता चमत्कृत होना चाहते हैं लोग। हाँ, सबसे पहले कि हाँ कि इनको क्या देखें, क्या है। उनको ये लगता है कि ये कोई साइंस नहीं है, कुछ चमत्कार है, कोई ऊपर से आए हुए कोई देवी देवता लोग हैं, ये कि कुछ भी बताएंगे, एकदम से कोई गोपनीय चीज़ भी बता देंगे और मैं अबाक हो जाऊंगा, मैं चमत्कृत हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। यानी ये कहने का मतलब है ये इस तरीके की चीज़ों में थोड़ा इम्प्रेस्ड होना चाहते हैं। हाँ, और इसमें कुछ तथाकथित ज्योतिषाचार्य या जो लोग कम नहीं है, वो भ्रांति फैला रहे हैं, धर्म विरुद्ध बातें कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो शास्त्र विरुद्ध और धर्म विरुद्ध बातें कर रहे हैं। और धर्म विरुद्ध और शास्त्र विरुद्ध यदि आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल घोल के पिला देंगे और आप राजा रातों रात बन जाएंगे, तो आदमी कहेगा कि लगता है कि अट्रैक्ट होता है, आकर्षण होता है। तो वो झूठा आकर्षण भी हो आजकल बहुत है। इसलिए हमारी बार बार ये है कि जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगो सत्व कर्मणि, ये जो सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत है। तो ये जो क्रियामाण कर्म हमने कहा, हमने क्रियामाण धर्म नहीं कहा, जो कर्म है, और कर्म आपका धर्म भी हो सकता है। तो ये जो कर्म का सिद्धांत है, यही आपके कुंडली को अच्छा, या अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा बना सकता है। मतलब अगर आपने आपकी ये केवल इससे, हाँ ये नहीं मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें स्पिरिचुअल साइंस में, जैसे विष्णु जी का पूजन कुंडली के कोई दोष हो, कैसे भी दोष हो, दूर करने में सक्षम होता है। हनुमान जी का पूजन, कैसा भी दोष हो, कुछ भी, भगवान राम का नाम लेने वालों का कैसा भी कुंडली में कोई दोष हो, 100% नष्ट हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ये निश्चित बात है। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म से ही निकला हुआ ये साइंस है। स्पिरिचुअलिज्म बहुत बड़ी चीज़ है, उससे निकला हुआ एक साइंस है। तो इससे आप ये जान सकते हैं। लेकिन ये भी एक तरीके से हम कुछ भी कर लेंगे और हम भगवान को खुश कर रहे हैं या ये कर रहे हैं कि हमारे ये कर्म कट जाएं, ऐसे भी नहीं होता है। आपके वो पात्रता आनी चाहिए। वो पात्रता जब आएगी तो वो समय आता है, और समय जब आता है तो वो थोड़ा सा समय लेता है। इसीलिए महादशाएं जो हैं वो कोई 7 साल की, कोई 16 साल की, कोई 19 साल की, कोई 20 साल की, जैसे शुक्र की महादशा 20 साल की होती है। तो इस तरीके के लंबे लंबे महादशा के पीरियड होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी समय बस वो समय शुरू हुआ और कुछ हो गया एकदम से, जल्दी कुछ नहीं होता है। सब टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कुंडली में। ओके, मतलब लाइक अगर हमारा कोई भी कुंडली कैसा भी, बहुत से लोग की कुंडली भी नहीं होती लेकिन फिर भी आज वो बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं। वो कहते हैं हमने कभी जाना ही नहीं हमारे बारे में। हाँ, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को सुना है कि वो एक एक चीज़ के बारे में जानना भी चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी आज तक उस हिसाब से नहीं सक्सेस हो पाए हैं जितना उनका। देखिए, ये कह देना कि हमने कभी जाना ही नहीं और हमारा सब बहुत अच्छा चल रहा है, ये मैं अहंकार कहता हूँ। ठीक है, आपने नहीं जाना, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपको वो चीज़ें, उन चीज़ों से आप गुजरे नहीं कि आपको वो चीज़ें जानने की ज़रूरत पड़ी। आप ईश्वर का धन्यवाद करिए, अहंकार ना करिए। शास्त्र आपकी हमेशा मदद करेगा। जब आप जानना चाहेंगे तब आपकी शास्त्र मदद करेगा। तो इसलिए अहंकार पालना नहीं चाहिए किसी को कि मैं इस चीज़ को, ये है वो है। अब कुछ भी, इस चीज़ को खंडित हाँ, कर देते
लेकिन पूरा पूरा साइंस है, एस्ट्रोनॉमी है, आर्यभट्ट, वराह मिहिर जैसे संतों ने ये सब लिखा हुआ है। और ग्रहों के जो मूवमेंट है उसके हिसाब से जो एनर्जीज निकलती हैं, उस एनर्जीज का 100% हम लोग के ऊपर प्रभाव आता है। जैसे आपने ओपनिंग लाइन में बोला था ज्वार भाटा और इत्यादि आता है, तो उसका जब ये तो देखी हुई चीज़ें, बाकी और क्या क्या प्रेशर्स आ रहे हैं ऊपर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे ऊपर आ रही हैं, तो ये साइंस है और ये एग्जैक्ट साइंस है, प्योर साइंस है। और ये जो ग्रहों की चाल बदलने पे बात की जाती है कि एक सर्टेन टाइम पे कुछ ग्रहों की चाल बदल रही है, जिसकी वजह से अब आपके भी चार्ट में क्या वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है चार्ट का, वो सब पे असर करता है कि पर्टिकुलर एक दशा चल रही है तभी वो असर करेगा? नहीं, देखिए ये बड़ा डायनेमिक्स है। ज्योतिष से ज़्यादा कोई, हर सेकंड कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है ग्रह नक्षत्र कहीं ना कहीं, और उन सब का हर समय हर सेकंड कुछ ना कुछ लोगों के जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है। ये बड़ी डायनेमिक स्थिति है। तो ट्रांजिट्स बोलते हैं इनको, ट्रांजिट या गोचर बोलते हैं उनको। ग्रहों के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है एक राशि में, और उस राशि से निकल के जाते हैं, और रेट्रोग्रेड मोशन भी होता है, वक्री मार्गी भी होते हैं। ग्रह कई प्रकार से चलते हैं, तो इनका जब भी कभी नक्षत्र परिवर्तन होता है, राशि परिवर्तन होता है, जब भी परिवर्तन होता है तो उनकी ऊर्जाएं बदल जाती हैं। ऊर्जाएं बदल जाती हैं तो आपके दिमाग का सर्किट बदल जाता है, आपके जीवन की होने वाली घटनाएं भी बदल जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने तो कुछ इस तरीके से किया नहीं और अचानक मुझे बुखार भी आ गया, भगवान पता नहीं कौन सी मुझे सज़ा दे रहा है, ये सब तो सीधे भगवान पे लग। इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रांजिट में ऐसा कुछ है जो आपका वो कार्मिक बर्डन आपको बीमार करके काटना चाह रहा है वो ट्रांजिट। अब उसमें ये है कि आप या तो उस चीज़ को झेल लो, काट लो, या आप दवा ले लो। कहने का मतलब यही है, एज सिंपल एज दैट। तो जो भी कार्मिक बर्डन आपका आपके ऊपर है, कार्मिक बर्डन मतलब जो आपके क्रिया मान कर्म के बाद जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध का ही काटने के लिए गोचर ट्रांजिट ये हुआ करते हैं। समय समय पे अनुकूल प्रतिकूल स्थितियां आती रहती हैं सभी के साथ। तो एक पर्सन को कितने महीने पे अपनी कुंडली को मतलब पढ़ना, मतलब किसी खास से या किसी जानने वाले जो भी उनके ज्योतिष जो भी उनके अपने हैं उनका पढ़ना चाहिए? लेकिन जैसे कभी कभी होता है कि 2-2, 2.5, 3 साल हो चुके हैं, लोगों ने जाना है, फिर एकदम से आता है अच्छा लो कुंडली दिखा लेते हैं, अच्छा लो आज पूछ लेते क्या चल रहा है। जब वो एकदम कहते हैं ना परेशान हो चुके होते हैं, तब वो इस चीज़ का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक नॉर्मल जैसे कहते हैं ना हेल्थ चेकअप, कि साल भर में आप एक बार या 6 महीने में एक बार आप अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं, इससे आपको पता चलता रहेगा कि क्या आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहा है। तो एक पर्सन को अपनी कुंडली अगर तरीके से अगर उसको अपना लाइफ देखना है, वो नहीं बदल सकते, लेकिन कितने महीने या कितने समय कितने कालखंड के बाद, तो देखिए जो ट्रांजिट होता है वो सूर्य सिद्धांत के ऊपर बेस्ड होता है। तो सूर्य का जो गोचर है वो हर महीने होता है। हर महीने में एक बार कम से कम देख लेना चाहिए कि हमारा आने वाले एक महीने में क्या है, कम से कम इतना तो कर लेना चाहिए। हाँ, और उसी बीच में जैसे कभी कोई किसी महीने कोई बड़े गोचर हो जाते, फॉर एग्जांपल जैसे किसी महीने शनि देव का गोचर आ गया जो 2.5 साल बाद होता है, तो उसका भी विचार कर लेना चाहिए। हर महीने एक बार गोचर का विचार जरूर कर लेना चाहिए, और अपनी कुंडली में महादशा का जरूर कर लेना चाहिए विचार। मान लीजिए एक महीना हमारा अच्छा बताया गया और अगले महीने पता चल रहा कि नहीं इस बार तुमको थोड़ी और दर्द होने वाला है, तो इंसान तो सोचेगा पिछले इससे अच्छा तो दिखाया ही नहीं होता। नहीं, देखो ज्योतिष इज फॉर द करेजियस पीपल। ज्योतिष जो है वो जो हिम्मती लोग हैं उनके लिए है। ज्योतिष डरने वालों के लिए नहीं है। डरने वालों के लिए तो कोई शास्त्र नहीं है। शास्त्र जो है हमेशा जैसे कहते हैं ना, जो सिंह के समान गरजता है वही शास्त्र पढ़ने का अधिकारी होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, शास्त्र और शिक्षा ये बहुत बल देने वाली चीजें होती हैं। मुझे कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ ऐसी स्थिति में हम अपनी मनोदशा में पहुंच चुके होते हैं कि हम कहते हैं अब तो सब छोड़ो, अब भगवान देखेगा। हम भगवान पे छोड़ देते हैं। अब तो हमारी मतलब एक समय आता है जब आपकी मनोदशा इतनी गिर चुकी होती है कि आप ग्रहों पे भी भरोसा करना छोड़ देते हैं, कुंडली पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। आप कहते हैं अब तो भगवान जो देखेगा वही होगा। तो ये जो स्टेट पहुंच चुका होता है, ये भी कुंडली में लिखा है हमारे कि तुम पहुंच जाओगे आप सीधे भगवान की दशा पर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये जो ईश्वर तक की यात्रा है ये तो कुंडली में बिल्कुल है मेंशन होता है। और अगर आपका 9th हाउस जैसे मैंने कहा, जो पिता का भी भाव होता है, 9वां भाव धर्म और भाग्य का, वो भाव ही आप देखेंगे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आप सीधे ईश्वर से, भाई ये क्या हुआ,
चाहे घबरा के भाय कुभाय अनक आलसहूँ नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। तो आपको 10 दिशाओं में अपना मंगल चाहिए तो क्या करेंगे आप? नाम जप यानी ईश्वर से अपना वो बढ़ा देंगे, यानी ईश्वर की तरफ चलने लग जाएंगे। तो यही तो मानव का वो है। और नवम भाव जो है सबसे प्योरेस्ट और सबसे अच्छा भाव होता है कुंडली का। यही आपका वो भाव जागृत करता है, कभी घबराहट से और कभी सुखपूर्वक आनंद से। और नवम भाव अगर खाली है हमारा, उसमें कोई भी ऐसा खाली कुछ नहीं होता है कभी, क्योंकि उस भाव के लॉर्ड होते हैं, अच्छा 9th हाउस लॉर्ड होते हैं। वो क्या कर रहे हैं इस समय? हर घर का एक स्वामी होता है, उस घर की भली भांति देख रेख करता है। अच्छा, मतलब अगर आपका उस घर में कोई ग्रह नहीं है तो उस घर का जो स्वामी होगा वो हाँ, आपके हाँ, उस दशा को चला रहा होगा। ये आपने बहुत अच्छे से बताई। कम से कम अब जब भगवान के ऊपर मैं वापस सरेंडर होने जाऊँ तो मैं एक बार फिर से कुंडली दिखाऊंगी कि नहीं देख लो सरेंडर होने का टाइम है। आजकल इंस्टा पे राहु और केतु को लेकर बड़ा चल रहा है, मतलब अगर कोई डिटैचमेंट पे जा रहा है तो उसको केतु से जोड़ दिया जाता है, और कोई बैड हैबिट्स पे जा रहा है तो उसको राहु पे जोड़ दिया है। एक टाइम पे तो मतलब राहु केतु को पढ़ना इतना सुन लिए कि अगर कि माइंड है राहु, केतु शरीर है, ये सब चीजें चल रही है। तो ये जो केतु राहु इनका जो आजकल प्रकोप है कुंडली के ऊपर कि लोग शुक्र बृहस्पति भूल चुके हैं। देखिए राहु केतु संभवतः क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एक ही हैं। इनको लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं और एनालाइज करते हैं, और वर्टिकली डायगनली अपोजिट चूंकि प्लेस्ड हैं इसलिए डायगनली अपोजिट बातें करना शुरू कर देते हैं। राहु तभी अच्छे होंगे जब आपके केतु अच्छे होंगे, ये छोटी सी बात नहीं। केतु तभी अच्छे होंगे जब आपके राहु अच्छे होंगे। आप कहते हैं राहु अच्छा कर लो, राहु अच्छा कर लो, एक अच्छा कर लो दूसरा अच्छा हो जाएगा अपने आप। भाई देखिए माया और मोक्ष दो ही चीजें हैं, और माया और मोक्ष मिला दो संपूर्ण जीवन है। तो केतु मोक्ष कारक हो गए, राहु माया कारक हो गए। माया और मोक्ष मिला दो तो संपूर्ण मानव जीवन और मोक्ष की तक जाने की यात्रा संपूर्णता आ गई कि नहीं आ गई है। तो अगर आप माया अच्छी तरह से कर लो तो मोक्ष मिल जाएगा, और मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब आप मायावी जीवन में अच्छे से रहे होगे। तो राहु और केतु एक ही हैं, और बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ आपसे कि राहु और केतु जितना मेरा अध्ययन है इतने कृपालु हैं राहु केतु, कभी कुछ गलत नहीं करते, कभी कोई बुरा नहीं करते, कभी किसी के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं डालते, और अगर कुछ प्रभाव डालते भी हैं तो श्री हरि विष्णु जी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक भी कर देते हैं। और इतना ज़्यादा नाम दे देते हैं राहु, इतना ज़्यादा नाम दे देते हैं केतु, इतना ज़्यादा धन दे देते हैं केतु कि आप रख नहीं पाओगे जब केतु देंगे। तो ये सब कुछ तो देते हैं इनका मतलब केतु। घर जो है जो सही है इनके लिए, मतलब चार्ट में अगर हो कि हाँ ये सही जगह प्लेस्ड है, तो ये कैसे लोग पता कर सकते हैं कि इनके लिए केतु और राहु जो है सही जगह प्लेस्ड है और ये सही आपको एक तरह से? उसके फॉर्मूले हैं कुछ जानने के। जैसे राहु की कुछ अच्छी राशियां हो गई हैं, वृषभ राशि का और मिथुन राशि पे राहु हैं तो अच्छे मान लिए गए। ऐसे ही वृश्चिक और धनु के राहु केतु हो गए तो वो अच्छे मान लिए गए। ये राशियां याद करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये राशियां कहीं भी हों तो कहीं भी अच्छे रहेंगे। इसके अलावा अगर तीसरे छठे और 12वें 11वें भाव में है राहु केतु, कोई तीसरे भाव में हो राहु केतु, छठे भाव में हो या 11वें भाव में हो तो ये अच्छे बोल दिए जाएंगे। राहु के साथ अगर मान लीजिए कि अच्छा प्रभाव, हाँ धर्म भाव में आ गए राहु या केतु कोई भी, तो धर्म भाव में आके तो सभी बहुत अच्छे हो जाएंगे। धर्म यानी नवम भाव। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हैं खुद कि कौन से भाव में कैसे राहु अच्छे रहेंगे। लेकिन राहु को लेके बहुत ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट करना चाहिए, केतु को लेके बहुत ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्थान बल से बलवान होते हैं। राहु जहाँ होते हैं उसी राहु को कोई कितना कह ले माया 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 माया, लेकिन अगर ये धर्म भाव में होंगे तो माया का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ रही है? नवम भाव मतलब भाग्य भाव में। अब आप कहाँ बैठे हैं ये डिपेंड करता है। और इसी प्रकार से अच्छा राहु क्या है? बाहुबल है। राहु जो है अगर आप सही तरीके से करें तो राहु मतलब बाहुबल, बल आपका बल है राहु। केतु मतलब बुद्धि बल, ज्ञान बल, चिंतन बल, आनंद बल, कृपा बल, मोक्ष बल, मतलब इतने सारे बल हैं इनके पास।
तो इसलिए ये हमेशा बहुत ही आपको बड़े प्रसन्नता देने वाले हैं केतु और राहु। राहु तो जो है वो अपार मित्रता करा देते हैं, केतु जो है वो संतों के पास भेज देते हैं आपको। यानी अब ये आप देखिए कि किस तरीके से क्या जीवन है। अब किसी को मान लीजिए किसी भी फॉर एग्जांपल फिल्म इंडस्ट्री में तो आप फिर दो ही ग्रह देख लो, एक राहु और एक शुक्र। आप देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। राहु जो है मीडिया के कारक होते हैं, राहु इंटरनेट के कारक है। ये जो जितने लोग आजकल जो रील्स और ये सब जो देख रहे हैं, ये सब राहु है। राहु के कब्जे में इस समय सबसे ज़्यादा राहु देव का कब्जा है, क्योंकि वो क्या पे चल रहा है इस समय। इंटरनेट कहीं भी जाल है, नेटवर्किंग है, कहीं भी किसी भी प्रकार की भी नेटवर्किंग है, राहु है। आपका दिमाग क्या है, नेटवर्किंग ही तो है। मतलब आपकी लाइफ में जितने कनेक्शन है वो राहु की तरफ से ही आ रहे हैं। हाँ, जितनी नेटवर्किंग, हाँ आपने जितनी अपने सर्कल बना के रखी, जितनी बड़ी आपकी है, वो राहु की देन है, नेटवर्किंग आपकी। और नेटवर्किंग में मतलब फिजिकल नेटवर्किंग भी आ सकती है और इस तरीके की ये सब। हाँ, ये आपका जो सोशल मीडिया पूरा राहु ही कह सकते हैं आप इसमें। और सोशल मीडिया को आप देखते एकदम से कोई आपको भागवतिक चीज़ दिख गई, वो केतु है। कथा सुनने लग, कई लोग सोशल मीडिया पे कथा सुनते हैं, भजन सुनते हैं, उनके केतु बहुत अच्छे हैं। हाँ, जो सोशल मीडिया पे गाने भी है और ये सब सुनेंगे, उनके राहु और शुक्र अच्छे हैं। ये ऐसे भी पता कर सकते हैं आप क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा, तो और जितने भी हमारे अभी एक लोग फेमस हुए कुंभ में IIT बाबा करके, तो उनका एक जीवन आया सबके सामने कि पहले वो बहुत एजुकेटेड थे और धीरे धीरे वो संन्यास की तरफ आ गए। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और उनके परिवार वाले बहुत परेशान हुए, उनका बचपन अच्छा नहीं है, ये काफ़ी कुछ। हाँ, तो कुछ लोगों ने उनके चार्ट वार्ट भी निकालना शुरू कर दिए, तो बताया कि तो बहुत प्रोमिनेंट था। ये सारी चीज़ें जो उस समय न्यूज़ में चलना स्टार्ट हुई। तो एक इंसान इतना मेहनत किया, इतना सब कुछ पढ़ाई किया, इतना कुछ, और आज वो इस लेवल पे है कि उसे कुछ नहीं करना। लेकिन अगर उनका पार्ट देखें तो कहीं ना कहीं इंटरनेट से बड़े जुड़े हुए हैं। मैंने भी रिसर्च की तो मैंने देखा कि वो उनकी अपनी एक पूरी इंस्टा आईडी है जिस पर वो ज्ञान की बातें करते हैं। अब देखो, ये आपने मेरी बात को डिटो कर दिया। कैसे? जिसका केतु अच्छा होगा वो मोक्ष की तरफ जाएगा। हाँ। और जिसका केतु अच्छा होगा उसका राहु भी अच्छा होगा, तो मोक्ष की तरफ भी जा रहे हैं, नेट से भी जुड़े हुए हैं। तो यानी राहु केतु दोनों का बैलेंस होता हुआ है। और दूसरी बात यह है कि स्पिरिचुअलिज्म में कोई भी जाए, आप ये मान के चलो उसके सारे ग्रह अच्छे हैं। उसको ये ना देखो फिजिकल कंडीशन क्या है, वो क्या था, ये क्या कर सकता था और ये क्या कर रहा है। जो मोक्ष की तरफ, जो धर्म की तरफ, जो सनातन धर्म विशेष रूप से जो जिसमें ये सारी बातें हैं, अगर उस तरफ कोई जा रहा है, मोक्षगामी केवल सनातन धर्म में ही है, बाकी मोक्ष की प्रक्रिया कहीं है नहीं। तो जितने भी ये लोग इस तरीके से जा रहे हैं, तो वो निश्चित मान के चलिए उनके केतु बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा उनके ऊपर प्रभाव है कुंडली का। अच्छा, जो ये आजकल डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी चल रही हैं, बहुत सारा है, तो क्या इसका भी कुंडली में कहीं जिक्र होता है कि आप एक मानसिक चीज़ों से भी गुजर सकते हैं? मतलब आजकल का तो यूथ हमें लगता है कि इसी चीज़ से ही गुजर रहा है, एक मानसिक दबाव, परेशानी। डिप्रेशन जो है ये एक ऐसा शब्द है जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, विशेष रूप से युवाओं को। डिप्रेशन ना हो इसके लिए मंगल की पोजीशन देखनी चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में जो भय है, भय समझती ना, भय से ही डिप्रेशन आता है। भय, डिप्रेशन का मेन कारक होता है भय। और अगर आपका मंगल मान लीजिए कुछ समय या गोचर में या इस स्थिति में उतना अच्छा नहीं है, और सूर्य आपका मान लीजिए सूर्य इस प्रकार से है कि जो आपका जिसको कहते हैं ना कि आत्मबल कमज़ोर पड़ गया, ऊपर से भय आ गया, तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। यानी सूर्य और मंगल से ये देखा जा सकता है कि व्यक्ति में भय भ्रम है कि नहीं है। तो इसीलिए ये कहा गया है, सूर्य देव जो है योग के कारक हैं, तो अगर प्रातःकाल उठ के योग की प्रक्रिया अपनाई जाए और कुछ अपने शरीर को मंगल वो लगाया जाए जैसे एक्सरसाइज वगैरह में, तो डिप्रेशन दूर हो जाता है, ऐसा देखा गया है। तो सूर्य और मंगल बलवान करने चाहिए उन बच्चों को। मेरी सलाह रहेगी जो डिप्रेशन के इस जाल में आ जाते हैं। अच्छा गुरुजी, मान लीजिए मुझे अपनी कुंडली के सारे ग्रहों से कंफ्यूजन हो रही है। मुझे किसी ने बता दिया कि कुछ ना कुछ खराबी चल रहा है, कुछ ना कुछ आपके में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं फिर भी एक पॉजिटिव मोड पर हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कोई तरीका हो जिससे मैं अपने डेली रूटीन के आदतों से अपने ग्रहों को अच्छा कर लूँ। तो क्या ये पॉसिबल है कि आपकी कुंडली के जो दोष है वो खत्म हो जाए?
मान लीजिए मेरे 9 ग्रह जो है उनको मैं अपने डेली रूटीन के तरीकों से उसको पॉजिटिव में लाना चाहती हूँ। जैसे शनि का बताया डिसिप्लिन, मैं बताया शनि खराब और मैं डिसिप्लिन में आ गई, मंगल है हमने एक्सरसाइज कर लिया। तो क्या कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिसको करके हम अपने कुंडली को, अगर वो खराब स्थिति में है तो हम सही कर सकते हैं उसमें? ये कुछ ऐसा कुछ है इसमें? बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन जो एक बेसिक चीज़ है जो आपको करनी चाहिए वो है शनि देव के हिसाब से अपना जीवन चलाना। शनि देव को आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते देख के। अगर आपका ऐसी लाइफ है जो डिसिप्लिन्ड है सुबह से लेकर रात तक, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके सारे नवग्रह ठीक रहेंगे। डिसिप्लिन्ड, अब डिसिप्लिन का मतलब ये है कि समय से उठना, समय से सोना, जो चीज़ खाने योग्य है वो खाना, जो चीज़ खाने योग्य नहीं हो वो ना खाना, ये सब शनिदेव बताते हैं। और फिजिकल मेहनत करना या मेहनत करना, ये शनिदेव बताते हैं। यानी अगर केवल आप किसी एक ग्रह की कोई एक क्वालिटी ले लेंगे आपका जीवन सुधर जाएगा। जैसे बृहस्पति देव की एक क्वालिटी ले लीजिए, विद्यारथ, ज्ञान रथ, शुभ शुभ सोचना है हमको, लोगों के कल्याण की बारे में बातें सोचनी है। ऐसा ही दिमाग आप बना लेंगे तो आप देखेंगे कि, लेकिन किसी एक ग्रह की कुछ भी, लेकिन शनि देव जो है, अगर आप जीवन में सब कुछ भौतिक और सामाजिक और सब प्रकार की करना चाहते हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि एक तो आपका डिसिप्लिन, दूसरा आपका खान पान, तीसरा आपका चरित्र। शनि देव जो कि देखिए, शनि देव की 7.5 आती है, किसको परेशान करते हैं? जिसका चरित्र अच्छा नहीं होता है। बाकी जिसका चरित्र अच्छा होता है उसको परेशान नहीं करते हैं। ये भी है शनिदेव। हाँ, जो डिसिप्लिन्ड है उनको परेशान नहीं करते हैं। कभी आपने देखा फौजी के ऊपर, किसी फौजी के ऊपर 7.5 ने दुष्प्रभाव डाला? कभी नहीं होता है। छोटी कन्याओं के ऊपर कभी दुष्प्रभाव नहीं होता, बच्चों के ऊपर नहीं होता दुष्प्रभाव, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने आप से, अपने हिसाब से जो भी काम करते हैं वो डिसिप्लिन करते हैं, छल कपट नहीं होता है। शनि की महादशा और शनि की 7.5 उन्हीं को परेशान करती है जो बहुत, जिसको कहते हैं ना, इनडिसिप्लिन्ड, अलग अलग तरीके से खान पान बिगड़ा हुआ हो, ये सारी चीज़ें। अब पता चला आपका खान पान बहुत बिगड़ा हुआ है, अभक्ष्य भक्षण जिसको हम लोग बोलते हैं कर रहे हैं, तो शनिदेव कैसे आपको वो करेंगे? आप निश्चित रूप से परेशान होंगे, आप डिप्रेशन में जाओगे, आपके ऊपर सारी चीज़ें आएंगी। अब ये कि कोई एक छोटी सी चीज़ करके बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाए, नहीं होगा, नहीं होगा, संभव ही नहीं है। ये आज के यूथ को कैसे समझाया जाए, क्योंकि उनका तो रूटीन ही खराब हो चुका है। रूटीन, अब देखिए थोड़ा सा राहु से दूर रहना पड़ेगा, यानी रील्स और मोबाइल और ये सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। शनिदेव क्या कहते हैं? शनिवत राहु, राहु शनिदेव के ही चेले हैं। तो राहु, हाँ, शनिदेव चाहते हैं कि आप ज़्यादा राहु में ना उलझो, तो आप नहीं उलझोगे, यानी कि आप सोशल मीडिया उसमें ज़्यादा नहीं रहो, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं उलझो, मतलब बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ा ज़रूरी भी है। हाँ, लिमिटेशन में, इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन। और ये क्या सिखाएंगे हमको? ये शनिदेव सिखाएंगे। शनिदेव की कुंडली में स्थिति अच्छी होना नितांत नितांत आवश्यक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा आप नहीं। फिर ये देख लीजिए, अगर शनिदेव की स्थिति नहीं सही है तो और कौन से ग्रह हैं? शनिदेव की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी है, निश्चित रूप से बाल न बाका कर सके चाहे जो जग बैरी होए, यहाँ तक कहा गया है। गुरु जी, आज बहुत कुछ हम लोगों ने इस पॉडकास्ट में सुना और बहुत कुछ जाना, और कई ऐसे घर जो मतलब चार्ट के थे, जैसे हमारे 10वें 9वें, कितनी चीज़ें आपने बताई। तो ये एक छोटा सा ही सही, लेकिन लोगों को इस चीज़ को सुनकर एक, मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट होगा कि छोटी छोटी चीज़ों को सही करके कैसे आप अपनी कुंडली को बेहतर बना सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट इससे भी बेहतर और बहुत कुछ अच्छे चीज़ों पे लेकर आए हम। तो आजकल के लिए हमारा राम राम, हम जल्द मुलाकात करेंगे। राम राम।